गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम फिर एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से लेकर 2009 तक। नेशनल नॉलेज कमीशन का इसकी शॉर्ट फॉर्म है NKC। N स्टैंड फॉर नेशनल, K स्टैंड फॉर नॉलेज एंड C स्टैंड फॉर कमीशन। तो हम आज सबसे पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्तमान समय, जैसे आपको सभी को पता है कि वर्तमान समय प्रगति व विकास के दौर के रूप में दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन ज्ञान का विस्फोटन हो रहा है। 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है, देशवासियों को यह ज्ञान किस रूप में और कैसे कराया जाए और भारतीय समाज को ज्ञानवान समाज कैसे बनाया जाए। इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया। ठीक है। तो ये तो था इसका एक जनरल उसका जो इंट्रोडक्शन वो। ठीक है। नाउ अब हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यक्षेत्र। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यक्षेत्र के निम्नलिखित पॉइंट है। नंबर 1, 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। नंबर 2, ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। नंबर 3, बौद्धिक संपदा अधिकारियों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंधन में सुधार लाना। नंबर 4, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना। नंबर 5, नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यक्षेत्र था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस आयोग का प्रतिवेदन, या ये बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसकी सिफारिशें। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसका प्रतिवेदन के ऊपर चर्चा करेंगे। आयोग ने अपनी सिफारिशें सन 2006, 2007, 2008 एवं 2009 में 4 भागों में प्रस्तुत की। संपूर्ण प्रतिवेदन सन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ। किसके नाम से प्रकाशित हुआ? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन से प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट टू द नेशन। इस आयोग में प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित किया गया था। मतलब ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था इसने अपना प्रतिवेदन कितने भागों में डिवाइड किया? 5 पार्ट्स में। ठीक है। तो जो इसका पहला भाग था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो था ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। और दूसरा भाग था इसका ज्ञान के सिद्धांत, नॉलेज कंसेप्ट। तीसरा था सृजन, क्रिएशन। नंबर 4, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। नंबर 5, सेवाएं, सर्विसेज। तो चलिए हम इसके पहले भाग के ऊपर चर्चा करते हैं। जो इसका प्रथम भाग था ज्ञान की सुलभता, मीन्स एक्सेस टू नॉलेज, कि अपने ज्ञान को हमने कैसे एक्सेस करना, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाना है, हाउ टू इंक्रीज या इम्प्रूव अवर नॉलेज। तो ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज, इसमें निम्नलिखित 7 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। जो इसका पहला पॉइंट था इसके अंदर, प्रथम भाग ज्ञान की सुलभता में जो पहला पॉइंट था वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आयोग ने ये स्पष्ट किया था कि 2002 में 66वें संशोधन द्वारा शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार घोषित अवश्य किया गया है, परंतु देश में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उसने सिफारिश की कि सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। इसके बाद स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए
न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाएं। ठीक है, या मीन्स कि जो 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, शिक्षा के मूल अधिकार जो घोषित किए गए थे, लेकिन फिर भी अभी भी समान रूप से शिक्षा लागू नहीं हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि केंद्र स्तर पर कानून बनाए जाने चाहिए। नंबर 2, भाषा, लैंग्वेज। आयोग की दृष्टि से सब संसार के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए आधुनिक ज्ञान व कौशल प्राप्त करना आवश्यक है, और इस ज्ञान व कौशल को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आयोग ने सिफारिश की स्कूली शिक्षा की प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा मीन्स क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। नंबर 3, अनुवाद, ट्रांसलेशन। आयोग का मानना है कि किसी एक भाषा में अभिव्यक्त ज्ञान को अन्य भाषा या भाषियों तक पहुंचाने के लिए उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होना आवश्यक है। अतः केंद्र में एक अनुवाद विभाग खोला जाए, मुद्रित और वर्चुअल प्रकाशनों को प्रोत्साहन दिया जाए, अनुवाद के लिए प्रशिक्षण दिए जाए, भारतीय भाषाओं को दक्षिणी एशिया के अन्य साहित्यों का प्रचार किया जाए। नेक्स्ट है नंबर 4, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। आयोग वर्तमान समय में पुस्तकालयों की बढ़ती हुई महत्ता व भूमिकाओं को देखते हुए आयोग ने पुस्तकालयों के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने, नेटवर्किंग, संचालन व उन्नयन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज हर देश का हर व्यक्ति है वो इंटरनेट की सेवाएं प्राप्त करता है मोस्टली। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करने की सिफारिश दी है जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को जोड़ दे। नेक्स्ट है पोर्टल। ज्ञान के सफल प्रयोग हेतु उसकी सुलभता आवश्यक है, अतः एनकेसी के ज्ञान सुलभ बनाने के लिए एकल खिचड़ी की अवधारणा पर आधारित वेब पोर्टल स्थापित करने हेतु सिफारिश की है। जैसे आपको पता होगा कि इसके लिए भारत जल पोर्टल, भारत ऊर्जा पोर्टल, भारत पर्यावरण पोर्टल आदि स्थापित करने के सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, जो इस प्रथम भाग का जो अंतिम पॉइंट है वो है स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क। ज्ञान आयोग स्वास्थ्य देखभाल में भी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का पक्षधर है। इसके लिए उसने हेल्थ डाटा कोष का निर्माण करने की सिफारिश की है। तो ये तो थे हमारे प्रथम भाग ज्ञान की सुलभता के पॉइंट। तो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय भाग की, दूसरे भाग की, ज्ञान के सिद्धांत, एक्सेस टू नॉलेज कंसेप्ट। इस जो ये वाला भाग है, इस भाग में 11 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने कहा था स्कूली शिक्षा के ऊपर, स्कूल एजुकेशन। ज्ञान आयोग ने ज्ञानवान समाज के निर्माण में स्कूल के महत्व को समझते हुए स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना पर बल दिया और सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की भी बात कही है। नंबर 2, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ज्ञान आयोग ने विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए आयोग ने मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की भी सलाह दी है। व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास जैसे शब्दों का उपयोग करने की सलाह दी है। मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण में लचीलापन पाने पर बल दिया है। साथ ही सार्वजनिक निजी साझेदारी की भी बात की है। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। ज्ञान आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का दायरा दुगने से भी अधिक फैलाना होगा। इसके लिए देश भर में लगभग 1500 विश्वविद्यालय तथा 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द हायर एजुकेशन। सॉरी। नंबर 4, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। ज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा के विनिमय हेतु स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत एक स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया। साथ ही चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने हेतु
पाठ्यक्रम सुधार, पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात मात्रक प्रशिक्षण अनुसंधान पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट है हमारा कानूनी शिक्षा। कानूनी शिक्षा, ज्ञान आयोग ने भारत में कानून की शिक्षा के बारे में एक स्पष्ट दीर्घकालीन नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हेतु पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा प्रणाली, प्रतिभा संपन्न संकाय और शोध विकास के लिए उन्नत कानूनी अध्ययन और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर बल दिया है। नेक्स्ट यांत्रिकी शिक्षा। यांत्रिकी शिक्षा, ज्ञान आयोग ने इंजीनियरिंग शिक्षा में सुधार लाने हेतु संकाय, पाठ्यक्रम सुधार, विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा के एकीकृत और अनुसंधान प्रोत्साहन के साथ साथ क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी लाने सहित इंजीनियरिंग शिक्षा का सुलभता बढ़ाने पर बल दिया है। नाउ लास्ट पॉइंट इज मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा। ज्ञान आयोग का मत है कि दूरस्थ शिक्षा का अधिक विकास करने हेतु दूरसंचार, रेडियो, इंटरनेट जैसे संचार साधनों का उपयोग किया जाए। इसके लिए आयोग ने आईसीटी आधारित एक राष्ट्रीय तंत्र की सृजन, वेब आधारित सामान्य युग संसाधन का विकास करने और एक क्रेडिट बैंक स्थापित करने पर बल दिया है। तो ये थे हमारे द्वितीय भाग के कुछ पॉइंट्स, ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत जो आते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, सृजन। सृजन मीन्स क्रिएशन। सृजन का मतलब होता है क्रिएशन, मतलब बनाना, ठीक है। नंबर 1 क्रिएशन। इस भाग के अंतर्गत निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। ज्ञान आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना पर बल दिया है, जो प्रत्येक ज्ञान को एक बेजोड़ इकाई मानेगा और संविधान की भावना के अनुरूप देश के लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने और विभिन्न विषयों में आने वाले समय में पैदा होने वाले सृजित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य करेगा। नाउ नंबर 2 सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र, लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक फंडेड रिसर्च। ज्ञान आयोग एक ऐसे कानून निर्माण पर बल देता है जिससे कि सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए एक समान कानूनी तंत्र का सृजन किया जा सके तथा विश्वविद्यालय एवं शोध संगठनों को स्वामित्व व पेटेंट अधिकार दिलाया जा सके। अब हम बात करते हैं नंबर 3 बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एनकेसी का मानना है कि वैश्विक ज्ञान आधारित प्रतियोगिता में बौद्धिक संपदा सृजन और संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। अतः एनकेसी ने एक विश्व स्तरीय IPR आधारित तंत्र का निर्माण करने हेतु भारत के लिए अपने प्रयासों की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नवाचार, इनोवेशंस। ज्ञान आयोग ने नवाचार हेतु उद्योग, विश्वविद्यालय और शोध एवं विकास संस्थाओं के बीच अधिक प्रभावी सहयोग की आवश्यकता बताई है व उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यवस्थागत सुधार लाने पर बल दिया है। अब हम नाउ अंतिम बात की जो इसका अंतिम पॉइंट है उसकी बात करते हैं, उद्यमशीलता। ज्ञान आयोग ने उद्यमशीलता की उन्नति में तेजी लाने हेतु सरकार, वित्तीय संसाधन, उद्यमशीलता के नेटवर्क तथा संघ के साथ साथ परिवार, विशाल समुदाय के सहयोग पर बल दिया है। साथ ही उसने उद्यमशीलता शिक्षा तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी अधिक जोर दिया है। तो ये थे इसका तीसरे भाग। अब हम बात करते हैं इसके चौथे भाग की, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसके जो चौथा भाग है इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 1 परंपरागत चिकित्सा, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम। परंपरागत चिकित्सा सिस्टम। ज्ञान आयोग का मानना है कि भारत अत्यंत समृद्ध और जटिल स्वदेशी चिकित्सीय विरासत का स्वामी है। परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के स्रोतों की रक्षा हेतु एक तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। नाउ नंबर 2 कृषि, एग्रीकल्चर। ज्ञान आयोग ने कृषि के महत्व को स्वीकारते हुए कृषि शोध संस्थानों के आधुनिकीकरण पर बल दिया है तथा वेब समर्थन ज्ञान बैंक का सृजन करने की सिफारिश की है। नंबर 3 जीवन स्तर में सुधार लाना।
इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ज्ञान आयोग ने आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पंचायत ज्ञान केंद्र PG के पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की है और उसकी गरिमा बढ़ाने की भी बात कही है। तो ये था इसका चौथा भाग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अब हम इसके अंतिम भाग, जो इसका 5वां भाग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पंचम भाग में इसकी आ जाती है सेवाएं, सर्विसेज। इस भाग में केवल एक बिंदु पर, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला गया है, वो है ई अभिशासन, ई गवर्नेंस। एनकेसी का मानना है कि ई अभिशासन केवल प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण के रूप में ना होकर बल्कि कुशलता तथा नागरिक दिशा अनुकूलन सुनिश्चित करने हेतु हो। इस हेतु एनकेसी ने सेवाओं की शीघ्र आपूर्ति, उत्पादकता और कुशलता सुनिश्चित करने पर बल दिया है और नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल दिया है, जिससे सेवाएं तेजी से मिल सके और कार्यकुशलता का ध्यान रखा जा सके। तो ये तो थे हमारे जो इस आयोग ने महत्वपूर्ण अब जो अपना प्रतिवेदन था वो 5 भागों में 5 भागों में डिस्क्राइब किया था। उन 5 भागों के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया था, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो नाउ इस आपको पता है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के उससे इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मूल्यांकन है उसको समझाइए। जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मूल्यांकन की बात करते हैं तो आपको पता है जब मूल्यांकन की बात आती है, इवैल्यूएशन की बात आती है, तो हम उसके गुण और उसके दोष दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम इसके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मूल्यांकन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मूल्यांकन वर्तमान भारत एवं उसके भविष्य की आकांक्षाओं के आधार पर किया जाता है। तो हम इसके गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1, विद्यालय समय, छुट्टियों तथा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में लचीलापन। ज्ञान आयोग ने शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय भिन्नता व आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किए जाने पर बल दिया है। जब किसी क्षेत्र विशेष में अवकाश की आवश्यकता हो तभी इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 2, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाना चाहिए। गैर शिक्षण कार्यों में लगाए जाना गलत बताया गया है। नंबर 3, संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में प्रत्येक प्रभावी पद पर नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव का परिणाम होती है, जिससे कि विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती रहती है। ज्ञान आयोग ने इस समस्या के समाधान हेतु एक खोज समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है जो स्वतंत्र पीठ के रूप में कार्य करे। नंबर 4, 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य। आयोग ने देश भर में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता अनुभव की है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया है कि संख्यात्मक वृद्धि में प्रक्रिया में गुणात्मकता से समझौता ना किया जाए। तो नाउ अब हम बात करते हैं नंबर 5, इसका जो अंतिम गुण है शिक्षा का अधिकार कानून। ज्ञान आयोग का सुझाव है कि शिक्षा का अधिकार कानून को बनाया जाए और जिससे कि शिक्षा के अधिकार को ठीक ढंग से लागू किया जा सके। ये तो थे इसके गुण। अब हम इसके दोषों की चर्चा करेंगे। तो पहली जो इसका दोष है नंबर 1 अंग्रेजी की अनिवार्यता प्रथम कक्षा से। ज्ञान आयोग ने अंग्रेजी को प्रथम कक्षा से ही पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। साथ ही तीसरी कक्षा से किसी भी एक विषय को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाने की सिफारिश की है। इसके लिए तर्क है कि अंग्रेजी भविष्य में रोजगार तथा उन्नति के अवसर दिलाएगी। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य को पूर्ण नकारा नहीं जा सकता, तथापि प्रथम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना तर्कसंगत नहीं है। नंबर 2, 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। ज्ञान आयोग ने 50 विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया है, जबकि हमारे देश में पहले से ही कितने हैं? पहले से ही हमारे देश में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नंबर 3, कॉलेज व कॉलेजों के समूह को स्वायत्ता देना। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु आयोग ने कॉलेज तथा कॉलेजों के समूह को स्वायत्ता देने की सिफारिश करता है, जो कि तर्कपूर्ण नहीं लगती है। ऐसा होने से कॉलेजों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कॉलेज स्वायत्ता का अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं, साथ ही उनकी मनमानी बढ़ने की भी आकांक्षा बनी रहती है। नंबर 4,
स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनायक प्राधिकरण। आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में IRAHE की स्थापना पर जोर दिया है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना पर जोर दिया है तथा तकनीकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विधि शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी एक स्वतंत्र समिति के गठन की सिफारिश की है। नेक्स्ट है हमारा अंतिम दोष, विभिन्न ट्रस्टों को प्रोत्साहन देने की नीति। आयोग में सुझाव दिए हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न ट्रस्टों व सोसाइटियों द्वारा भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता दे व अन्य छूट भी प्रदान करे। अन्य मामलों में भी उन्हें स्वतंत्रताएं दी जाए। अतः सिफारिश की मान्य करने लायक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार संचालित विश्वविद्यालय लूट का गढ़ बनकर रह जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तो उपरोक्त ये जो हमने अभी मूल्यांकन के बारे में पढ़ा, इसको इनसे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-2009 देश का एक प्रथम ऐसा आयोग है जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिशें दी है। ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पारित किया गया। अप्रैल 2010 में इसे कानून के रूप में लागू किया गया है। धन्यवाद।